बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका पार्ट 5 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। ये जो 1 और 20 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये 1 है क्योंकि मैट्रिक केमिस्ट्री सिंटेक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम, उसका पार्ट 1 ये उसका है। ये 20 जो लिखा हुआ है मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 2 मेकिंग ऑफ पाकिस्तान का पार्ट 20, ये उसका लिखा हुआ है। इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि वो भी साथ साथ चल रहे हैं, तो मैं भूल ना जाऊं कि किसका कौन सा पार्ट कर रहा था, इसलिए ये भी लिखे हुए हैं। सेकेंड ईयर फिज़िक्स का ये पार्ट 5 है और ये टॉपिक मैंने लिख दिए हैं एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ये हम देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन सेल्फ इंडक्शन, या फिर इसको आप ये भी कह सकते हैं डिराइव इक्वेशन फॉर एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन सेल्फ इंडक्शन E इज़ इक्वल टू हाफ LI², ये ठीक है भाई। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं हम, ये जो हमारे पास टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है, सबसे पहले ये बात। लेकिन क्योंकि ये सेल्फ इंडक्शन का टॉपिक चल रहा है, सेल्फ इंडक्शन का टॉपिक चल रहा है, तो इसलिए सेल्फ इंडक्शन को अपने जहन में पहले आप ले आइए। ये पार्ट 5 चल रहा है, इससे पहले जो हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सब कुछ देख चुके हैं ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कोर कॉन्सेप्ट है उसको मत भूलिएगा। अगर उसको भूल गए आप तो फिर आप गुम हो जाएंगे इन टॉपिक्स के अंदर ना, और अगर वो जहन में है तो फिर जो है आपको मज़ा आएगा। ये सब कुछ क्विकली रिव्यू कर लेते हैं, आसान सा। ये एक वायर है, ठीक है, इसको आपने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये रही बैटरी जिसके साथ आपने इसको कनेक्ट कर दिया है। ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया वायर के इस पोर्शन को, और इस पोर्शन को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ से आपने इसको वायर को कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आपने करंट ये कनेक्ट किया है, इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर फ्लो होना शुरू हो गया। इलेक्ट्रिक करंट, ये एरो से मैंने ये इलेक्ट्रिक करंट आई जो है ये भी आपको बता दिया। फिर ये इलेक्ट्रिक करंट आई जब फ्लो होगा इसमें, तो इस वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगी। किस शक्ल में, ये अभी बना रहा हूँ मैं। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैंने बनाना शुरू कर दी। समझ में आ गई बात आपको? मैग्नेटिक फील्ड को जो है, मैग्नेटिक फील्ड को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को जो है वो हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके साथ जो, ये तो आसान सी बात है, इसके साथ जो तीसरा कॉन्सेप्ट अटैच हुआ है ना, उसको आपको समझने की ज़रूरत है। वो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, वोल्टेज, जिसको हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर I भी हो गया, ये B भी आ गया, और यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पर इसमें वोल्टेज भी मौजूद है जिसको हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी वोल्टेज को ये नाम दिया जाता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये टर्म्स आपके लिए समझना ज़रूरी है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सारा जो गेम है ना अभी, वो इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज का है। इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना ज़रूरी है। वोल्टेज है क्या? ये बल्ब है, आसान सी बात है, ये बल्ब है, ठीक है। और ये बल्ब जो है वो इन्हीं वायर के साथ कनेक्ट हुआ है। इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, इस वायर के अंदर करंट मौजूद है। आपने इसी वायर से दो, यहाँ से एक जोड़ लगाया, ठीक है, और यहाँ से दूसरा जोड़ आपने लगा दिया इसके साथ, ठीक है। इस बल्ब के भी 2 टर्मिनल हैं यहाँ पर, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। तो ये 2 वायर्स को आपने कनेक्ट कर दिया इस बल्ब के साथ, और ये 2 वायर किसके साथ कनेक्ट हैं, किसका हिस्सा है ये 2 वायर? ये उसी सिंगल वायर का हिस्सा हैं। और वो सिंगल वायर किसके साथ कनेक्ट है? बैटरी के साथ कनेक्ट। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ हम देखेंगे, वो क्या? वो ये देखेंगे ये बल्ब जो जल रहा है वो इतनी रोशनी दे रहा है। कितनी दे रहा है? इतनी रोशनी दे रहा है। अब ये बल्ब जो है वो तेज़ी से ग्लो करने लगता है और बहुत तेज़ लाइट देने लगता है, ठीक है ना। 2
मामले हो सकते हैं, या तो ये बल्ब जो है वो डिम हो जाए, या तो ये बल्ब जो है वो ब्राइट हो जाए, या ये बल्ब नॉर्मल लाइट में हो। अभी ये नॉर्मल लाइट में है, अचानक आपने देखा कि इसकी नॉर्मल लाइट जो है वो बढ़ के, ये मैं अब बढ़ा रहा हूँ इसको, ये होता है ना हमारे घर में, आपने कभी नोट किया होगा कि वोल्टेज ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, ये हम बोलते हैं भाई वोल्टेज कम हो गए यार, बल्ब जो है उसकी रोशनी मध्यम हो गई है। या फिर वोल्टेज बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम देखते हैं भाई बल्ब की रोशनी भी बढ़ गई है, सेवर्स जो लगे हैं उनकी लाइट भी बढ़ गई है, पंखा जो पहले यूँ चल रहा था पंखा अब तेज़ी से घूम रहा है। तो ये पंखा तेज़ी से घूम रहा है क्योंकि वोल्टेज बढ़ गए हैं, बल्ब जो है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी दे रहा है क्योंकि वोल्टेज बढ़ गए हैं, वोल्टेज गिर गए हैं तो बल्ब स्लो हो गया है, हल्की रोशनी दे रहा है, और पंखा भी जो है वो स्लो घूम रहा है। तो ये वोल्टेज है जिसको हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ये पता है इसी वोल्टेज को असल में क्या कहा जाता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये वोल्टेज बेसिकली एक फोर्स है, ठीक है, एक फोर्स है, इसको हम कहते हैं ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स। तो ये ड्राइविंग फोर्स किसको, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको मैं नाम दे रहा हूँ क्या, कि ये एक ड्राइविंग फोर्स है। तो ये ड्राइविंग फोर्स किसको ड्राइव कर रही है भाई, किसको धक्का लगा रही है, किसको ड्राइव कर रही है, ये ईएमएफ या ड्राइविंग फोर्स जो है, क्या ये कार के ऊपर फोर्स लगा रही है, क्या कार चल रही है इससे, नहीं कार नहीं चल रही। ईएमएफ जो है वो कार ड्राइव नहीं कर रही, ईएमएफ जो है वो चार्जेस को ड्राइव कर रही है, चार्जेस को ड्राइव कर रही है। क्योंकि ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तो हम इसको क्या नाम देते हैं, हम कहते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस। बस इसका सारा गेम, ये चार्जेस का जो फ्लो है आप इसको बढ़ा सकते हैं, मतलब इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, अप एरो से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और चार्जेस का फ्लो जो है इसकी स्पीड को आप बढ़ा भी सकते हैं, और चार्जेस का ये जो फ्लो है इसकी स्पीड को आप कम भी कर सकते हैं, इसकी स्पीड को आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्जेस है ना, इसी फ्लो ऑफ चार्जेस को हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, आसान लफ्ज़ों में, फ़िलहाल ये समझ लीजिए, दूसरे भी होते हैं वैसे। तो ये इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहे हैं इसकी रफ्तार को आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, फ्लो ऑफ चार्जेस की स्पीड को आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। और पता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स की, इन चार्जेस की फ़्लो की जो स्पीड है, फ़्लो की जो स्पीड है, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसके लिए वोल्टेज बढ़ा दें, आप इसके लिए वोल्टेज बढ़ा दें, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में आप इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बढ़ा दें। क्योंकि वोल्टेज कहें आप या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहें तो ये असल में है क्या, यही तो है वो ड्राइविंग फोर्स जो कि चार्जेस को ड्राइव कर रही है। कभी तेज़ी से ड्राइव कर रही है, जब वोल्टेज ज़्यादा है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज़्यादा है तो चार्जेस तेज़ी से ड्राइव कर रहे हैं, चार्जेस जो हैं तेज़ी से ड्राइव कर रहे हैं, चार्जेस की स्पीड जो है वो फ्लोइंग स्पीड बहुत ज़्यादा है। और जब यही ड्राइविंग फोर्स, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये जो है वो चार्जेस को स्लो ड्राइव करते हैं तो हम क्या कहते हैं, चार्जेस की स्पीड जो है वो कम हो गई है, तो हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं वोल्टेज कम हो गया। इसका रिज़ल्ट कहाँ नज़र आता है, यहाँ नज़र आता है, हमें अपनी अप्लायंसेस में नज़र आता है, हमें घर में मौजूद सेवर्स में नज़र आता है, पंखों में नज़र आता है कि या तो वो तेज़ी से चलने लगते हैं या फिर वो स्लो चलने लगते हैं। तो इसके पीछे हम एक ही नाम देते हैं वोल्टेज का। ये वोल्टेज ही असल में ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। वोल्टेज और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक ही चीज़ के दो नाम हैं। समझ में आ गई बात आपको, सारा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। अब ये बल्ब जो तेज़ी से ग्लो कर रहा है तो समझ जाइए कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जो वोल्टेज है वो बढ़ गए हैं, ड्राइविंग फोर्स बढ़ गई है, चार्जेस की रफ्तार बढ़ गई है। और अगर ये बल्ब जो है वो स्लो हो जाता है, हल्का हो जाता है, मध्यम हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि इस वायर के अंदर जो चार्जेस हैं उनकी रफ्तार कम हो गई है। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में कि उनकी ड्राइविंग फोर्स कम हो गई है। मतलब ये कि इंड्यूस्ड ईएमएफ
कम हो गया है, यानी कि वोल्टेज कम हो गए। समझ में आई आपको सारी बात? ये है सारा का सारा सिनेरियो जो कि अभी मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड और ये वोल्टेज जो ड्राइविंग फोर्स इंड्यूस्ड ईएमएफ फोर्स है अभी मौजूद है, अभी मौजूद है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि यार ये इंड्यूस्ड ईएमएफ फोर्स ही हमारा मामला है सारा का सारा, या फिर इसको हम वोल्टेज कह रहे हैं, हमारा वास्ता इसी से असल में पड़ता है, तो कैसे हम फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ फोर्स को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ फोर्स को घटा सकते हैं, यानी कि वोल्टेज हम कैसे बढ़ा सकते हैं, वोल्टेज हम कैसे घटा सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, टू वेज। क्या है? टू वेज, दो तरीके, टू वेज। एक तरीका तो ये है मैग्नेट का, मैग्नेट का, यानी कि इस वायर के गिर्द आप मैग्नेट को ले आइए, मैग्नेट को ले आइए। मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। मैग्नेट की अपनी आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो ये मैग्नेट जब आप नज़दीक लेके आएंगे और इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जो है, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जब इस वायर के इर्द गिर्द मौजूद मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट होगी, तो उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बढ़ जाएगी। बस एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि जो करंट फ्लो हो रहा है आई, आप इस करंट को बढ़ा दीजिए, आप इस करंट को बढ़ा दीजिए। दोनों सूरतों में क्या होगा? आपकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बढ़ जाएगी, आपके वोल्टेजेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। दोनों सूरतों में या तो मैग्नेट जो है उसको नज़दीक ले आइए, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जो है इंटरेक्ट होगी इस वायर के इर्द गिर्द मौजूद मैग्नेटिक फील्ड के साथ, उसके नतीजे में वोल्टेजेस बढ़ जाएंगे। या दूसरा तरीका ये है कि आप मैग्नेट को ना लेके आएँ, बल्कि इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है आप उस करंट की मिकदार को बढ़ा दें, आप उस करंट की मिकदार को बढ़ा दें। तो करंट की मिकदार जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इसका असर किस पे पड़ेगा? दोनों चीज़ों पे, दोनों चीज़ों पे पड़ेगा। आप करंट की मिकदार को जब बढ़ाएंगे, आई को बढ़ाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी वो भी बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वोल्टेज हैं, वो भी बढ़ जाएंगे। आप करंट की मिकदार को बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो मैग्नेट वाला मामला हम इसमें नहीं देखेंगे, मैग्नेट वाला मामला हम इसमें नहीं देखेंगे। हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि वोल्टेज को बढ़ाएंगे भी, लेकिन किस तरह? करंट की मदद से, करंट की मिकदार को बढ़ा के। ये हमारे पास बैटरी छोटी लगी हुई है, आप बड़ी बैटरी लगा दीजिए, करंट की मिकदार बढ़ जाएगी, आसान सी बात। वोल्टेज बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बढ़ जाएगी, चार्जेस में ज़्यादा ताकत आएगी, चार्जेस तेज़ी से दौड़ने लगेंगे और इसका रिज़ल्ट आपको क्या नज़र आएगा कि ये बल्ब स्लो जल रहा था, अब ये बड़ी तेज़ी से जल रहा है। समझ में आ रही है बात आप? लेकिन यहाँ पर एक काम और होगा जी, एक काम और होगा, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। अब मैग्नेट का अमल दखल नहीं है, अब मैग्नेट का अमल दखल नहीं है। इंडक्शन वर्ड जब भी आ जाए ना, इंडक्शन वर्ड जब भी आए आप समझ जाइए ईएमएफ की बात हो रही है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात हो रही है, वोल्टेज की बात हो रही है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज की। तो जब आप करंट बढ़ाएंगे बड़ी बैटरी लगा के, तो क्या इस वायर के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जो वोल्टेज है, क्या वो बढ़ नहीं जाएंगे? बिल्कुल बढ़ जाएंगे। तो इसी ईएमएफ को, वोल्टेज को मैं इंडक्शन का नाम दे रहा हूँ। तो यही तो है सेल्फ इंडक्शन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का बढ़ जाना, वोल्टेजेस का बढ़ जाना, ठीक है। लेकिन याद रहे कि वोल्टेजेस या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अकेले नहीं बढ़ेंगे, बल्कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो इसके इर्द गिर्द है वो भी बढ़ जाएगी। ये तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। अमाउंट ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ
और वोल्टेजेस या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपने बढ़ा दी, ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपने बढ़ा दी, ये जो वोल्टेजेस आपने बढ़ा दिए, ये मैग्नेट की मदद से नहीं बढ़ा है, बल्कि करंट की मिकदार को बढ़ा के आपने ये काम किया है। ये कहलाता है सेल्फ इंडक्शन, जो पिछले टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर ये जो हमारा टॉपिक है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ये इंडक्टर क्या है? ये जो वायर है ना भाई, ये जो वायर है, ठीक है, सॉरी, ये जो वायर है, ये वाली, ये वायर शुरू में बनाई थी ना मैंने, ये वायर जो है ये इंडक्टर है। आसान सी बात। तो इस वायर के अंदर अब आप एनर्जी स्टोर करने जा रहे हैं। क्या मतलब हुआ इसका, वायर के अंदर एनर्जी स्टोर? मैं बताता हूँ आपको, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। ये बैटरी के साथ आपने कनेक्ट किया हुआ, आप इस बैटरी को हटा दें, क्या होगा? बल्ब बुझ जाएगा ना। आसान सी बात है, बल्ब बुझ जाएगा। बैटरी को हटा दिया, अब इलेक्ट्रिक करंट वायर के अंदर नहीं है मौजूद, और रिजल्ट क्या निकल रहा है? बल्ब बुझ गया। लेकिन आप इस तार को जब हाथ लगाएंगे तो आपको हल्का हल्का सा करंट महसूस होगा। अब भी देखें, बात को ज़रा समझिए। पहले इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, क्या? ये तीन चीज़ों को आपस में कनेक्ट करके रखना है, इससे हटना नहीं है। वोल्टेज यानी कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, करंट आई, और बी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने क्या कहा कि आपने बैटरी से कनेक्शन ही ख़त्म कर दिया, रिज़ल्ट भी आपको नज़र आ गया, बल्ब बुझ गया। लेकिन तार को जब आपने छुआ, हाथ लगाया, तो आपको हल्का हल्का करंट जो है वो महसूस होता है अभी भी। ये क्या है? ये करंट कौन सा है? और अगर करंट मौजूद है, करंट मौजूद है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, इसका मतलब वोल्टेज भी मौजूद है। करंट मौजूद है तो मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, वोल्टेज भी मौजूद है। पहला सवाल, करंट इसमें मौजूद कैसे? इससे एक ही बात समझ में आती है कि करंट इसमें स्टोर होता रहा है। क्या है हमारा टॉपिक? एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ये एनर्जी की जो बात हो रही है ना, अभी आप इसको करंट पर्सपेक्टिव में समझिए। अभी सिर्फ एक आसान ज़बान में, जो बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आए, कि करंट इसमें अभी भी मौजूद है। यानी कि करंट जो है स्टोर्ड हो गया है इन एन इंडक्टर। अब करंट अगर इसमें मौजूद है, इलेक्ट्रिक करंट फील हो रहा है, तो ये जब ही फील हो रहा है आपको जब करंट इंडक्टर में स्टोर होता रहा हो। अब ये कब स्टोर होता रहा है? जब करंट इसमें फ़्लो कर रहा था, जब इसमें करंट फ़्लो कर रहा था। ठीक है, आप इसी करंट को भी एनर्जी ही समझिए, इसी करंट को भी आप एनर्जी ही समझिए, क्योंकि करंट जो आपको महसूस हो रहा है वो एनर्जी की वजह से ही महसूस हो रहा है, वो एनर्जी की वजह से ही महसूस हो रहा है। तो यहाँ पर इसमें क्या है? इसमें जो है वो करंट स्टोर हो रहा है। कब स्टोर हो रहा है? जब बैटरी को आपने कनेक्ट किया हुआ था और करंट जब इसमें फ़्लो हो रहा था। तो साबित हुआ कि जब नॉर्मली करंट फ़्लो हो रहा होता है, उस फ्लोइंग के साथ साथ कुछ अमाउंट करंट का इस वायर में, इस इंडक्टर में स्टोर भी होता रहता है। इसी को मैं दूसरा नाम दूंगा कि कुछ एनर्जी इसके अंदर, वायर के अंदर भी स्टोर होती रहती है, जिस स्टोर्ड एनर्जी का इफ़ेक्ट जो है वो आपको करंट की सूरत में नज़र आता है। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट मिल गया। तो अब ये बात स्टोरिंग का ये कॉन्सेप्ट है। तो फिर अब क्या करें? हम स्विच ऑफ करने के बाद बिजली की तारों को हाथ ना लगाएं? हाँ बिल्कुल भाई, आप हाथ ना लगाएं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये जो आपके घरों में बिजली की तारें हैं और आम जिंदगी के अंदर जो है आप स्विच ऑफ भी कर देते हैं, तो उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ करंट होता है वो बिल्कुल हल्की मिकदार का होता है, बिल्कुल हल्की मिकदार का होता है। मतलब जितना करंट आपके घरों में बिजली की तारों में फ़्लो कर रहा होता है ना, उससे उन तारों के अंदर जो करंट स्टोर होता है वो बहुत थोड़ा होता है। तो अगर आप बिजली बंद भी कर देते हैं तो वो बहुत थोड़ा सा जो करंट मौजूद होता है, जो कि अब ज़ाहिर हो रहा होता है जब आप स्विच ऑफ कर देते हैं,
तो ये बहुत थोड़ा होता है, इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये करंट मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। और इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह यही सेल्फ इंडक्शन ही है। कॉन्सेप्ट मिल गया। अब इसके हवाले से जल्दी से इसके मैं आपको पॉइंट्स लिखवा दूं, नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसकी डेरिवेशन की तरफ चलेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इंडक्टर पहले लिख लीजिए। इंडक्टर क्या होता है भाई? ये इंडक्टर क्या है? वही बिजली की तार। बिजली की तार ऐसी भी हो सकती है, बिजली की तार जो है वो ऐसे कॉइल की शक्ल में भी हो सकती है, ठीक है। तो बिजली की तार ऐसी है तब भी इंडक्टर है, बिजली की तार ऐसी है तब भी इंडक्टर है, ठीक है भाई, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो इंडक्टर क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट स्टोर्स एनर्जी। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट स्टोर्स एनर्जी, दैट स्टोर्स एनर्जी, ठीक है भाई। किस शक्ल में स्टोर करता है? इन द फॉर्म ऑफ इंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि क्या करता है? स्टोर करता है एनर्जी को। किस शक्ल में स्टोर करता है? मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में। मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल, मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में। व्हेन, कब करता है? देखें हर हेडिंग आपको क्लियरली बता रही है। इंडक्टर क्या है? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एनर्जी को स्टोर कर रहा है। किस शक्ल में एनर्जी को स्टोर कर रहा है? इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कब कर रहा है एनर्जी को स्टोर ये इंडक्टर? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। व्हेन, कब कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसी दौरान ये एनर्जी स्टोरिंग का काम इंडक्टर करता रहता है। आप उस इंडक्टर के अंदर करंट की मिकदार को बढ़ा देंगे तो स्टोर्ड एनर्जी की मिकदार भी बढ़ जाएगी। आप फ्लोइंग करंट की मिकदार को घटा देंगे तो स्टोर्ड एनर्जी की मिकदार भी घट जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है भाई। ये जो एनर्जी स्टोर्ड होती है इसको क्या बुलाया जाता है? स्टोर्ड एनर्जी कॉल्ड स्टोर्ड एनर्जी कॉल्ड। इस स्टोर्ड एनर्जी को क्या बुलाया जाता है? इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भाई। अब अगला सवाल, हाउ इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी। ये कैसे स्टोर करता है? हाउ इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी। क्वेश्चन मार्क भी हो गया और हेडिंग भी हो गई। आपको इंडक्टर का भी पता चल गया, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो एनर्जी को स्टोर कर रहा है। किस शक्ल में एनर्जी को स्टोर कर रहा है इंडक्टर? मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में स्टोर कर रहा है। कब स्टोर कर रहा है? जब इंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। ये जो स्टोर्ड एनर्जी है इसको हम क्या बुलाते हैं? इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हाउ, कैसे इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी, कैसे स्टोर करता है, ठीक है। इसके स्टेप्स हैं, ज़रा वन बाय वन देख लीजिए स्टेप्स इसके। सबसे पहला स्टेप है फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट, ऑब्वियस ही बात है, ये एक इंडक्टर है, ये एक वायर है। इसमें स्टोर्ड एनर्जी की बात हम जब ही करेंगे जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ये पहला स्टेप है। अगर वायर के अंदर, इंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं कर रहा तो स्टोर्ड एनर्जी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, ठीक है। तो पहला स्टेप ये है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना ज़रूरी है, ठीक है भाई। दूसरा स्टेप फिर क्या होगा? जब ये काम हो जाएगा, ये स्टेप है ना, पहला स्टेप ये हो गया। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप। मैग्नेटिक फील्ड बिल्ड अप, मैग्नेटिक फील्ड बिल्ड अप।
मैग्नेटिक फील्ड के बनने की बात कर देते, मैग्नेटिक फील्ड के बिल्डअप होने की बात क्यों कर रहे हैं, ज़रा इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड के बिल्डअप होने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास एक वायर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट आई जो है, जब आप स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन आप करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है आई वो फ्लो करता है। तो ये जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो करेगा, इसके नज़दीक मैग्नेटिक फील्ड बननी शुरू हो जाएगी, इस वायर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बननी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड एकदम नहीं बनेगी, नहीं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, और अपनी मैक्सिमम लेवल पे जाएगी। आपने तो इलेक्ट्रिक करंट को छोड़ दिया, आपने तो स्विच ऑन कर दिया, वो करंट जा रहा है, मुस्तकिल कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो नहीं हो रही, सॉरी, वो कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड बन नहीं रही, ठीक है, बल्कि धीरे धीरे डेवलप हो रही है, धीरे धीरे डेवलप हो रही है। ये समझ लीजिए कि अभी आपने स्विच ऑन किया है, तो अभी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अब स्विच ऑन करने के 5 मिनट बाद आप देखेंगे तो फिर अभी मैग्नेटिक फील्ड आपको कुछ और नज़र आएगी, अभी मैग्नेटिक फील्ड आपको कुछ और नज़र आएगी, ऐसे ज़्यादा नज़र आएगी मैग्नेटिक फील्ड आपको, ठीक है भाई। लेकिन कहाँ तक जाएगी ये, क्योंकि हमने तो करंट जितना छोड़ना था उतना छोड़ दिया स्विच ऑन करके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या बिल्डअप होती ही रहेगी, नहीं नहीं, इसका एक लेवल है, ठीक है, एक लेवल पे, मैक्सिमम लेवल पे जाके इसकी मैग्नेटिक फील्ड की ये बिल्डिंग प्रोसेस जो है ये रुक जाएगा। तो ये दूसरा स्टेप है कि अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बिल्डअप होगी, ठीक है भाई। तीसरा स्टेप जो अब होगा, तीसरा स्टेप जो अब होगा वो होगा एनर्जी स्टोरेज का। जी, मैग्नेटिक फील्ड जब तक अपने मैक्सिमम लेवल पर बिल्डअप नहीं होगी, एनर्जी स्टोरेज का सिस्टम नहीं शुरू होगा। अब होगा एनर्जी स्टोरेज का सिस्टम, एनर्जी स्टोरेज, ये स्टेप शुरू हो जाएगा। मतलब उस इंडक्टर के अंदर अब एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है भाई। नंबर 4 फिर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स। अच्छा, यहाँ पर भी इसकी देखें लिमिट है। पहले स्टेप नंबर 4 पे जाने से पहले स्टेप नंबर 3 को डिस्कस कर लें। अब ये एनर्जी ई जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी डेरिवेशन अभी हम करेंगे ये वाली, ठीक है, E = ½ LI²। तो ये जो एनर्जी ई है, तो इसका भी एक लेवल है। देखें, एनर्जी का ताल्लुक मैग्नेटिक फील्ड की बिल्डअप से है। करंट की मिकदार मखसूस है, आपने एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करंट छोड़ दिया है बस, ठीक है, आप बैठ गए हैं, आपने स्विच ऑन करके छोड़ दिया है, करंट जा रहा है, जैसे जैसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, उस इंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप हो रही है। अपने मैक्सिमम लेवल पे जाके जितनी बिल्डअप होनी है मैग्नेटिक फील्ड वो हो जाएगी, उसके बाद वो रुक जाएगी। और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बिल्डअप होगी, वैसे वैसे उसमें एनर्जी स्टोर होती चली जाएगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के बिल्डिंग का काम और एनर्जी के स्टोरेज का काम, ये एक साथ ही चलेंगे। तो जो मैक्सिमम लेवल मैग्नेटिक फील्ड के बिल्डअप का होगा, वो ही आखिरी लेवल एनर्जी के स्टोरेज का होगा, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि यार मैं एनर्जी को जो है इस इंडक्टर में ज़्यादा स्टोर कर लूँ, तो इसका हल यही है कि आप फ्लो ऑफ करंट की मिकदार को बढ़ा दीजिए, आप अमाउंट ऑफ करंट को बढ़ा दीजिए, ठीक है। पहले आपने 50 एम्पेयर पे सेट किया हुआ था और ये 50 एम्पेयर ही मुस्तकिल जा रहा था। अब आप 50 के बजाय 100 एम्पेयर कर दें और इसको छोड़ दें, तो आपने जब 50 एम्पेयर से 100 एम्पेयर अब कर दिया है, अब क्या होगा, अमाउंट ऑफ करंट आपने बढ़ा दिया। इससे ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो बिल्डअप होगी अब वो ज़्यादा बिल्डअप होगी, जब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बिल्डअप होगी तो अल्टीमेटली एनर्जी जो स्टोर इसके अंदर होगी वो भी ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी। और इसी का कन्वर्स ये है कि अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट को कम कर दिया, 50 एम्पेयर से 100 पे लेके गए थे,
अगर आप 50 एम्पेयर से 25 एम्पेयर पे करंट को ले आते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप हो रही है इसमें कमी आ जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड की बिल्डिंग में जब कमी आएगी तो ऑटोमेटिकली एनर्जी के स्टोरेज में भी कमी आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? अब स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं। अब हम स्विच ऑफ कर देते हैं, स्विच हम ऑफ कर देते हैं। इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को आपने कोलैप्स कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को आपने कोलैप्स कर दिया। कोलैप्स का मतलब होता है तबाह कर देना, ख़त्म हो जाना। मैग्नेटिक फील्ड को आपने क्या किया? कोलैप्स कर दिया, मतलब ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ स्विच ऑफ कर दिया, स्विच आपने ऑफ कर दिया। तो क्या होगा? फ्लो ऑफ करंट जो है ये रुक जाएगा। तो फ्लो ऑफ करंट तो रुक गया, लेकिन वो जो एनर्जी स्टोर हो चुकी है अब उसका क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। आपको बताया था ना कि आपने स्विच ऑफ कर दिया, आप बोल रहे थे कि सर हमने स्विच ऑफ कर दिया है, वायर को अब पकड़ रहे हैं तो अभी भी हल्का हल्का सा करंट महसूस हो रहा है। भाई ये हल्का हल्का सा जो करंट महसूस हो रहा है ना, ये वही स्टोर्ड एनर्जी है जो कि स्टोर होती रही थी जब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहा था उस वायर के अंदर। तो अगर आप स्विच ऑफ कर देंगे, करंट फ्लो होना बंद भी कर देगा, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो एनर्जी जो है जितनी स्टोर हो चुकी है वो तो अपना असर दिखाएगी ना। और वो कौन सा असर दिखा रही है आपको? करंट की सूरत में। वो एनर्जी स्टोर हो चुकी है जो अपना असर किस में दिखा रही है आपको? करंट की सूरत में। तो आपने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड को कोलैप्स कर दिया, स्विच को ऑफ कर दिया। अब क्या होगा? वो जो एनर्जी स्टोर हुई हुई थी वो अब रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज, रिलीज्ड एनर्जी, रिलीज्ड एनर्जी, वो एनर्जी जो स्टोर हुई थी वो क्या होगी? अब वो रिलीज होगी। ठीक है, पता है किस शक्ल में रिलीज होगी? पहले तो ये तो देख लें कि किस शक्ल में स्टोर हुई थी। मैग्नेटिक एनर्जी की शक्ल में। किस शक्ल में? तो ये मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू, मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये एनर्जी जो स्टोर हुई थी जो कि असल में मैग्नेटिक एनर्जी है, ये अब किस में कन्वर्ट होगी? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और जब ये मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो आपको कैसा महसूस होगा? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का असर कैसा होगा? करंट की शक्ल में होगा भाई, आपको फील होगा बाकायदा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया पहला वाला। अब इसी एनर्जी की, स्टोर्ड एनर्जी की हम क्या करेंगे? एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन सेल्फ इंडक्शन। जो एनर्जी अब प्रोड्यूस हो रही है, अब किस शक्ल में? देखें एनर्जी, ये बात जहन में रखिएगा यार, गड़बड़ नहीं करनी। एनर्जी स्टोर हो रही थी मैग्नेटिक एनर्जी की शक्ल में, ठीक है। एनर्जी रिलीज हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की शक्ल में, ठीक है। तो हम जो ये डेरिवेशन करने जा रहे हैं, हम उस एनर्जी की डेरिवेशन करने जा रहे हैं जो कि रिलीज़ हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसकी डेरिवेशन करने जा रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी स्टोर हुई। वैसे देखा जाए तो बात तो एक ही है, क्योंकि जितनी मैग्नेटिक एनर्जी है वही तो कन्वर्ट हुई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो बात एक ही है। अगर आप इस इक्वेशन को ये कहते हैं कि भाई ये मैग्नेटिक एनर्जी की स्टोरिंग की इक्वेशन है, तो तब भी आपकी बात सही है। अगर आप इसको कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है उसकी इक्वेशन है, तब भी बात आपकी सही है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज़ हो रही है ये पहले क्या थी? मैग्नेटिक एनर्जी। बात तो एक ही है ना। तो इन बारीकियों को समझना ज़रूरी है। जब आपके एंट्री टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उन सबसे बड़ा मसला वहाँ पर सवाल को समझना ही होता है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर लेंस लॉ जो है उसका भी थोड़ी सी बातचीत होगी इसके अंदर। लेंस लॉ जो है वो क्या कहता है, इसको भी थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। पेज नंबर 7 पे चलते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन सेल्फ इंडक्शन।
आ जाओ भाई। अच्छा ये भी हो गया। एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन सेल्फ इंडक्शन, हेडिंग डाल लीजिए, एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, इसकी डेरिवेशन है। ठीक है भाई। derive E is equal to 1/2 Li square, derive E is equal to 1/Li square। अब ज़रा बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये वायर है एक, ये वायर है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है I। इस वायर को आपने किससे कनेक्ट किया हुआ है? बैटरी से। हमारे पास दो किस्म के करंट होते हैं, एक AC करंट होता है, एक DC करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। जो बैटरीज़ में होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, और जो आप घरों में आपके आता है वो अल्टरनेटिंग करंट। तो ये बैटरी है, ठीक है। ये इसके दो पोर्शन हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इसी वायर को आपने इस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इसी वायर को आपने यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। करंट I जो है इसमें फ़्लो हो रहा है। जब करंट I फ़्लो होगा तो इसके गिर्द क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड जो है इस वायर के इर्द गिर्द जनरेट हो जाएगी। अब करंट पोजीशन इसकी देख लीजिए, करंट हालात इसके क्या हैं। क्या इसके अंदर करंट मौजूद नहीं है? बिल्कुल करंट मौजूद है। क्या मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है? बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। क्या इसके अंदर वोल्टेज या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मौजूद नहीं है? बिल्कुल मौजूद है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वोल्टेज से। अब मैं इसको वोल्टेज लिख रहा हूँ, मतलब इलेक्ट्रिक करंट भी इसमें मौजूद है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, इसमें वोल्टेज भी मौजूद है, यानी कि EMF। ठीक है, ये तो करंट पोजीशन होगी। अब चेंज पोजीशन क्या कहलाएगी? आप इसमें चेंजिंग लेके आ रहे हैं, ठीक है। किस में चेंजिंग लेके आ रहे हैं? I, इसमें चेंजिंग लेके आ रहे हैं। करंट की मिकदार को आप बढ़ा देंगे, बैटरी को चेंज कर देंगे, इसकी जगह हैवी बैटरी लगा देंगे, करंट की मिकदार को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके इर्द गिर्द वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और वोल्टेज जो है वो भी बढ़ जाएगा, EMF। लेकिन आपको पता है कि इस चेंज का रिजल्ट क्या निकलेगा? जी जी जी, एडी करंट्स आपको याद है? एडी करंट्स एक टॉपिक हम कर चुके हैं। एडी करंट्स, ये जो आपने अमाउंट ऑफ I, करंट की मिकदार को जो आपने चेंज किया है, बढ़ा दिया है, इससे क्या हुआ है? इससे एक और करंट इसमें प्रोड्यूस हुआ। एडी करंट्स की तो खैर मैं बात नहीं कर रहा, एक और करंट जो है इसमें प्रोड्यूस हो गया। इसको मैं E2 कह रहा हूँ, इसको IA कर लेते हैं, इसको IB कर लेते हैं समझने के लिए, इसको BA कर लेते हैं, इसको BB कर लेते हैं। ये ओरिजिनल करंट है। ये क्या है? ये ओरिजिनल करंट है। ओरिजिनल करंट कौन कौन सा? IAB और IBB, ये दोनों ओरिजिनल करंट है। अब मौजूदा और बढ़ जाने वाला भी। और जैसे ही आपने करंट को चेंज किया तो इसके अंदर एक और करंट जो है वो पैदा हो गया। पता है क्यों? उसकी वजह यह है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो भी पैदा हुई। और अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक इसके अंदर पैदा हो गई है, इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो भी इसके अंदर जनरेट हो गई। यानी कि बताने का मकसद आपको सिर्फ इतना है, याद है मैंने आपको पहले क्या बताई थी बात,
कि अगर आप वोल्टेज लेके आना चाहते हैं वायर के अंदर, आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को बढ़ाना चाहते हैं इस वायर के अंदर, तो दो तरीके हैं। या तो आप मैग्नेट की मदद से करें, बताया था ना शुरू में, या फिर आप दूसरा काम ये करें कि आप करंट की मिकदार को बढ़ा दें। ये दोनों काम जो है किसको जनरेट करेंगे? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आसान लफ्ज़ों में वोल्टेज बढ़ जाएंगे। लेकिन वोल्टेज बढ़ने से, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बढ़ने से क्या होगा? एक और करंट जो है इसके अंदर पैदा हो जाएगा, एक और करंट जो है इसके अंदर पैदा हो जाएगा। और ये जो करंट पैदा हुआ है, न्यू करंट, ये क्या करेगा? ओरिजिनल करंट के खिलाफ काम करेगा। किसके खिलाफ काम करेगा? ओरिजिनल करंट के खिलाफ। पहले जो ओरिजिनल करंट इसमें फ्लो हो रहा था, ये वाला IA IB, अभी मैं इनको चेंज कर दूंगा डेरिवेशन की तरफ जब जाएंगे ना हम। अभी डेरिवेशन शुरू नहीं की, अभी कॉन्सेप्ट ले लीजिए। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था IA, उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड थी BA, और इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी थी V। फिर जब आपने करंट जो है वो इसकी मिकदार को चेंज किया, IB किया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी BB हो गई, और वोल्टेज भी, वोल्टेज को भी A और B कर लेते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है उसमें भी चेंजेस हो गई। और जैसे ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स VA से VB हुई, उसी वक्त क्या हुआ? इसका रिजल्ट क्या निकला कि इसी के अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और आ गई। इसको मैं नाम दूंगा V2 का, इसको मैं नाम दूंगा V2 का। एक और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसमें आ गई V2। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसकी वजह से आई है? अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स V2 अगर होगी तो फिर करंट भी इसमें होगा जो I2 है। और ये क्या करेगा? ये अपोज करेगा, ये खिलाफ काम करेगा। किसके खिलाफ काम करेगा? ओरिजिनल करंट के, IA IB। ये एक ही करंट की दो हालतें हैं ना, ये एक ही करंट की दो हालतें हैं। तो यहाँ पर मैं IA कर देता हूँ और IB, IA प्लस IB। तो ये क्या है? ओरिजिनल करंट है, ओरिजिनल करंट। तो ये ओरिजिनल करंट के खिलाफ काम करेगा। और जब ये न्यू करंट जो है I2 ओरिजिनल करंट के खिलाफ काम करेगा, तो फिर क्या होगा? ओरिजिनल करंट को कम करेगा। ओरिजिनल करंट को क्या होगा? ये ओरिजिनल करंट जो है कलेक्टिवली जिसको हम IA IB कह रहे हैं, तो ये इसके खिलाफ करेगा। तो ओरिजिनल करंट को लेस, कम करने की कोशिश करेगा। और ओरिजिनल करंट जब इसमें कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगी। मैग्नेटिक फील्ड कम होगी तो वोल्टेज भी इसमें कम होंगे। तो हमारा तो मकसद फिर फेल हो गया यार। देखें, कॉमन सेंस की बात है। इस तरह तो मतलब ये कि हम अगर किसी भी तार के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे, उसमें वोल्टेज आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो उसी लम्हे उसकी एक और जो है वो एक और भी करंट उसमें बन जाएगा जो कि इस हमारे दिए हुए करंट के खिलाफ काम करेगा। तो ये तो प्लस माइनस बराबर हो जाएगा फिर, हैं? प्लस माइनस फिर तो बराबर हो जाएगा। नहीं, बराबर नहीं होने देंगे। यहाँ पर ये जो बैटरी है ना, ये जो बैटरी है, ये अपना किरदार अदा करेगी। ये वर्क डन करेगी, वर्क डन, ये वर्क डन करेगी। W किसके ऊपर वर्क डन करेगी? इसके अंदर जो चार्जेस हैं उनके ऊपर। चार्जेस जिसको Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि देखें घूम फिर के तो चार्जेस के फ्लो पर ही फ़र्क पड़ेगा ना भाई। अगर चार्जेस तेज़ी के साथ फ्लो कर रहे हैं तो मतलब वोल्टेज ज़्यादा है, चार्जेस अगर स्लो फ्लो कर रहे हैं तो मतलब वोल्टेज कम हो गए हैं। और वोल्टेज के कम होने और ज़्यादा होने का ताल्लुक फिर किससे बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और मैग्नेटिक फील्ड का ताल्लुक किससे बन रहा है? करंट के साथ। तो जब ये दूसरा आने वाला करंट जो है आपके ओरिजिनल करंट को कम करेगा, तो उसके नतीजे में इनकी मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगी और इनके वोल्टेजेस भी कम हो जाएंगे। इस कमी को पूरा कौन करेगा? इस कमी को पूरा बैटरी करेगी। बैटरी क्या करेगी? वर्क डन करेगी। ये जो वर्क डन होगा, इससे ताकत मिलेगी। किसको? ओरिजिनल करंट को, IA IB, इसको ताकत मिलेगी।
जब इसको ताकत मिलेगी, IA IB अपनी पुरानी हैसियत पर बहाल हो जाएंगे, ओरिजिनल करंट अपनी पुरानी हैसियत पर दोबारा आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली BA BB ये जो दो हालतें हैं ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड्स की, ये भी बहाल हो जाएंगी और वोल्टेजेस जो हैं वो भी बहाल हो जाएंगे और अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका बल्ब सही रोशनी आपको देगा, कम रोशनी नहीं देगा, क्योंकि वोल्टेज जो ड्रॉप होने थे इस करंट की वजह से, इस दुश्मन करंट की वजह से, वो वोल्टेज दोबारा अप हो जाएंगे। ये बैटरी काम करेगी। समझ में आ गई बात? इसको, ये कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने। अब हमें इसी वर्क डन की मदद से, ये जो वर्क डन बैटरी ने किया है ना, इसी वर्क डन की मदद से हम इस स्टोर्ड एनर्जी की डेरिवेशन करेंगे। कैसे करेंगे? अब आ जाएं, इसके स्टेप्स नोट कर लेते हैं। जब आपको इस दुश्मन करंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है ना, बस। और ये अभी मैं ये ओरिजिनल करंट और दुश्मन करंट जो है ना, इनको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करूँगा, ठीक है। इनकी शक्लें आपको चेंज नज़र आएंगी। आपकी बुक के अंदर 3 स्टेप्स हैं, डायरेक्टली इसको ये दिखाया गया E = 1/2 LI स्क्वायर, ठीक है भाई। तो सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? डिराइव E = 1/2 LI स्क्वायर, ठीक है भाई। ये आपको ड्राइव करना है, मीन्स ड्राइव द इक्वेशन फॉर एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन सेल्फ इंडक्शन। वो इक्वेशन ड्राइव करें जो कि एनर्जी के बारे में है, जो कि प्रोड्यूस हो रही है सेल्फ इंडक्शन में। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप बैटरी वर्क, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? W से। W = यहाँ पर इसका फॉर्मूला आएगा W = ΔV Q। ये ΔV ΔQ के बराबर, ΔV और Q के बराबर है ये। तो ये वो वर्क डन है जो कि बैटरी कर रही है। क्या है ये? वर्क डन बाय बैटरी। किन के ऊपर कर रही है? चार्जेस के ऊपर, ताकि उनके जो पुराने वोल्टेजेस हैं वो बहाल हो जाएं, उनके पास दोबारा वही ड्राइविंग फोर्स आ जाए, ठीक है। ये वर्क डन कर रही है। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सेकंड स्टेप में, बाय यूजिंग formula of induced electromotive force। तो induced electromotive force का फॉर्मूला ये रहा, एप्सिलॉन L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T, ठीक है भाई। ये सेल्फ इंडक्शन वाला फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो हमने सेल्फ इंडक्शन वाली पिछली वीडियो जो हमने देखी है उसके अंदर ये सेल्फ इंडक्शन वाला फॉर्मूला मौजूद है, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे? ये जो इंड्यूस्ड EMF है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट्स इंड्यूस्ड electromotive force and induced EMF is actually voltage, तो यहाँ पर इसकी जगह पर फिर हम जो है वो V ले सकते हैं, ठीक है ना भाई। इसकी जगह पर हम V ले सकते हैं, डेल्टा V, चेंज इन, ये हो गया। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसके अंदर हम तब्दीली करेंगे, डेल्टा V इस तरह रहेगा, Q इधर आ जाएगा। नाउ डेल्टा V जो है वो बराबर है W/Q के,
W अपॉन Q के। अब W V की, ये डेल्टा V की जगह पर W अपॉन Q आ जाएगा यहाँ पर, यहीं कर लेते हैं, इक्वेशन 1 बना लेंगे यहाँ पर। तो ये जो है इसके साथ आ जाएगा, डेल्टा V की जगह पर क्या आ जाएगा, W अपॉन Q। तो ये हो जाएगा W अपॉन Q इज इक्वल टू L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T, और Q को वहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू क्यू एल डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। ठीक है भाई। अब इसके अंदर आप ये Q और डेल्टा T को यहाँ ले आइए इसके साथ, थोड़ा सा मैं इसको और आगे ले चलूँ तो ये Q और डेल्टा T को इस तरह से कर लें, Q अपॉन डेल्टा T मल्टीप्लाई बाय डेल्टा L डेल्टा I। ठीक है भाई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब याद रखिएगा, इसी इक्वेशन नंबर 1 जिसको हम वर्क डन से लेके चलें, हम एनर्जी का फॉर्मूला निकालेंगे। यहाँ ऊपर से मिटाऊं, अब स्टेप नंबर, अगला स्टेप क्या है, अब जब ये वर्क डन को इस शक्ल में आप ला चुके, नाउ कैलकुलेट एवरेज करंट, नाउ कैलकुलेट एवरेज करंट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, IAVG, एवरेज करंट। अब यहाँ जो मैंने आपको सिचुएशन अभी समझाई थी कि एक हमारे पास है ओरिजिनल करंट, ठीक है, और एक है हमारे पास दुश्मन करंट, ठीक है। तो ओरिजिनल करंट की उसकी भी 2 हालतें थी हमारी, वो तो मैंने वहाँ पर IA और IB किया था, ठीक है। यहाँ पर तो है, मैं इसको आपको बताऊँ, एवरेज करंट का फॉर्मूला AVG, ये किसके बराबर है, पहले इसको फॉर्मूले को लिख लेता हूँ, I1 प्लस I। अब ये बता देता हूँ ये कौन से 2 I आ गए हैं, I1 और ये अपॉन 2। अब ये I1 जो है, वेयर ये I1 जो है, ये कौन सी हालत है करंट की, करंट को हमने 0 एम्पेयर से शुरू किया है इस सिचुएशन के अंदर, ठीक है, कि जब आपने स्विच ऑन किया तो उस वक्त कितने एम्पेयर थे, 0 थे। तो ये वो है स्टार्टिंग ओरिजिनल करंट को I1 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये कितना था, ये 0 एम्पेयर था, 0 एम्पेयर। और जब स्टार्ट ये एम्पेयर 0 से हुआ तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 आपने जितने भी एम्पेयर दिए होंगे, अभी वो हमें नहीं पता, ठीक है। आप 50 एम्पेयर मिसाल के तौर पर आप देना शुरू हो गए, लेकिन हमें वैल्यू नहीं पता, तो वो अब हमारे पास दूसरा कौन सा है, ये वाला, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। ये हमारे पास कौन सा है, ओरिजिनल करंट एट इट्स पीक, ओरिजिनल करंट एट इट्स पीक, ये आ गया ओरिजिनल करंट एट इट्स पीक। तो यहाँ पर स्टार्टिंग ओरिजिनल करंट I1 किसके बराबर है, 0 के, इसकी वैल्यू पुट कर लें, एवरेज करंट बराबर है स्टार्टिंग करंट 0 प्लस ओरिजिनल करंट एट इट्स पीक I के ही बराबर है अपॉन 2। तो फाइनली आपके पास एवरेज करंट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, I अपॉन 2 के। तो ये आ गया आपके पास एवरेज करंट की वैल्यू। और आपका एवरेज करंट जो है वो ये वाली इक्वेशन में इसको मिटा नहीं रहा, W इज इक्वल टू Q अपॉन T, मैंने इसको अलग किया था ना, Q अपॉन T, बट Q
Q अपॉन T इज इक्वल टू एवरेज करंट। ये Q अपॉन T असल में एवरेज करंट ही है, और एवरेज करंट अभी हमने किसके बराबर किया है, I अपॉन 2 के, I अपॉन 2 के। पुट, अब इसको पुट कर दें इसके अंदर, पुट इन इक्वेशन 1, बोली ना इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, उसमें हमारे पास Q अपॉन डेल्टा T की जगह पर क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा I अपॉन 2 I अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय L डेल्टा I। ठीक है भाई, ये आपके पास हो गई इक्वेशन 2। नाउ कैलकुलेट, बल्कि इसको ऊपर से करते हैं, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, यहाँ ख़त्म करके ये इक्वेशन 3 हो गई आपकी। नाउ कैलकुलेट, चेंज इन करंट। चेंज इन करंट जो है अब आपको निकालना होगा, यानी कि ये जो आपको नज़र आ रहा है डेल्टा I, और चेंज इन करंट जो है वो किसके बराबर होगा, ओरिजिनल करंट स्टार्टिंग में आपके पास क्या था, 0, अभी निकाला था ना, ओरिजिनल करंट जो है वो स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू क्या थी, 0, ठीक है। और यही ओरिजिनल करंट हमारा जब अपनी पीक पे पहुंचा तो इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, I के बराबर थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम चेंज निकालें तो फाइनल में से इनिशियल को निकालते हैं। ओरिजिनल करंट अपनी पीक पे पहुंचा था जब, तो किसके बराबर था, I1 के, I माइनस I1 इसके बराबर, ठीक है। और I वो वाला करंट है, ओरिजिनल करंट जो पीक पर पहुंचा था। I1 जो है वो करंट है जो कि स्टार्टिंग में था, तो कितना था, 0 एम्पेयर। तो फाइनली आपके पास चेंज इन करंट जो है वो I के बराबर होगा। पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में इसको पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 2, ये रही इक्वेशन 2 अभी भी लिखी हुई, ठीक है। तो इसी इक्वेशन 2 के अंदर अब हम इसको पुट कर देते हैं, ये ऊपर वाले स्टेप मिटा दूं, W इज इक्वल टू I अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय डेल्टा I, अब किसके बराबर है, I के, ठीक है भाई। और ये W इज इक्वल टू I से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इस I को मैं यहाँ ले आऊँ और इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा I स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय L को इसी तरह छोड़ दें, मल्टीप्लाई का साइन हटा दें, और I जब यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। क्या ख्याल है, इक्वेशन आपकी ड्राइव हो गई? नहीं, अभी तो ड्राइव नहीं हुई है सर, हमें तो ये ड्राइव करना है, E इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 2 LI स्क्वायर। आपने तो ये ड्राइव ही नहीं की, आपने तो W इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 2 LI स्क्वायर कर दिया है। E तो है ही नहीं भाई, जो वर्क डन है आपका वो असल में एनर्जी के ही बराबर होता है, तभी तो हमने बैटरी का वर्क डन लिया था, तो वर्क डन एनर्जी के ही बराबर होता है। यहाँ पर आप लिखें और E इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 2 LI स्क्वायर, ठीक है भाई। ये हो गई आपकी डेरिवेशन, ये हो गई आपकी डेरिवेशन, ठीक है। अगला जो टॉपिक है इसके बाद हमारा है म्यूचुअल इंडक्शन का, ठीक है, उसको देखेंगे। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर ही लिंक आपको हर वीडियो में नज़र आ जाता है, और अगली वीडियो यानी कि अगला पार्ट जो है वो आपको वीडियो के लास्ट में नज़र आता है। प्ले लिस्ट तक एक्सेस करना है, क्योंकि आप सेकेंड ईयर फिज़िक्स देख रहे हैं तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री भी यकीनन आप देखना चाहेंगे। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट में बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है भाई। और कहाँ से मिलेगी वो प्ले लिस्ट, इसी स्क्रीन, ये जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है इसी के नीचे देखें लोगो बना हुआ है,
रटना नहीं समझना है उसको क्लिक करें, ठीक है। पेज खुल जाएगा, पेज में देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट होगी, 12 फिज़िक्स की भी प्लेलिस्ट होगी, ठीक है, और 11th केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट होगी। ये सारी प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मौजूद है। 12 केमिस्ट्री के पूरे 13 चैप्टर जो है वो बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। एक ग्रैंड टेस्ट जो 2 घंटे का है लगभग, वो भी उसमें मैं बना के पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।